राधे राधे दोस्तों, द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का ये सेट 19 है जो 24 फरवरी 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था। दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 3800 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक को 2128 रुपए में बेचने पर दिया जाने वाला छूट प्रतिशत कितना होगा। और उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 3800, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2128। जब इसे 19 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 200। अब 19 से इसे काटेंगे तो 19 से कम 19 बचा 2, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। अब दोस्तों जब इसे 2 से काटेंगे तो ये हो गया 100 और ये हो जाएगा कितना 5 बार जाएगा, फिर जाएगा 6 बार। ठीक है। अब दोस्तों कोई 100 रुपए की पुस्तक अगर 56 रुपए में सेल की जा रही है तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है 44 की, यानी 44% की छूट दी जा रही है। यहाँ पे 44 रुपए की छूट दी जा रही है। अब इसे परसेंट में बदलेंगे तो 44/100 गुणा 100। तो जब 100 की बात आती है तो डायरेक्ट वही हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया 44%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/2 और 20% को क्या लिखेंगे 1/5। अब दोस्तों ये बढ़ाई जा रही है, मतलब 2 से ये हो गई 3 और ये 5 से कितनी होगी 6। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए। अब 30% को बट्टे में क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 3/10। जब 3/10 और कम करने की बात कर रहा है, यानी 10 से 3 कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी वो 7। ठीक है। क्या पूछा घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब दोस्तों इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 5 में करेंगे 10 और 10 का 10 में करेंगे तो ये आ गया 100 और 6 का 3 में करें 18, 18 7 126। ठीक है। अब दोस्तों कोई 100 रुपए की अब घनाभ की बात हो रही है ना, तो उसका आयतन पहले था 100, अब हो गया वो 126। तो कितने की वृद्धि हुई 20% की, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में ये थोड़ा गलत टाइपिंग मिस्टेक है। B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B1 और B2 मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में। आगे क्या बोल रहा है B2 अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। B2 उसे कर सकता है 60 दिनों में। जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल काम निकालेंगे इनका, टोटल काम कितना आएगा 60। अब दोस्तों इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो B1 B2 की एफिशिएंसी आ गई 3 और B2 की एफिशिएंसी आई 1। अब क्या बोला है आगे B1 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब दोस्तों काम किससे करवाना है B1 से, और B1 B2 तो दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है 3 और सिर्फ B2 की एफिशिएंसी दी हुई है 1। तो जब इसमें से ये माइनस कर देंगे 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, वो किसकी एफिशिएंसी आ गई B1 की। ठीक है। तो 60 काम है, 2 की एफिशिएंसी 10 से करेंगे तो वो कितने दिनों में होगा 30 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब दोस्तों मान लेते हैं जो अंतिम 13 संख्याओं की बात की जा रही है तो वो संख्याएं हैं x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, x+8, x+9, x+10, x+11 और x+12। अब दोस्तों जब अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 दिया हुआ है, जब 13 संख्याओं में 6 संख्याएं इधर से और 6 संख्याएं इधर से, इनके बीच वाली संख्याओं का यही तो दिया हुआ है 39, औसत इसका ही तो होगा। x+6 बराबर क्या हो जाएगा 39। अब ये कैसे हुआ, जब 13 संख्याओं का औसत है तो मान लेते हैं कोई ये संख्या लिखी है 13, 13 में से 6 संख्या इधर की हो जाएंगी, 6 संख्या इधर की, तो बीच की बचेगी वही तो इसका औसत हो जाएगा, क्योंकि वो तो लगातार है क्रमागत है। अब दोस्तों x+6 बराबर 39 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 में से 6 माइनस करेंगे तो 33। अब जब x की वैल्यू 33 आ गई, अब क्या पूछा है सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है, औसत कितना होगा। ठीक है। x की वैल्यू अपनी कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 33। अब x के बाद दोस्तों ये कितनी संख्याएं हैं, x के बाद ये 12 संख्याएं हैं,
और 25 सभी 25 संख्याओं का पूछा है, तो x से पहले भी 12 संख्याएँ होंगी, तो इनका औसत भी 33 हो गया ये डायरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसे अपन x ना मान के डायरेक्ट भी कर सकते थे, और डायरेक्ट कैसे करते थे, मान लेते हैं उनका औसत दिया हुआ है 39, 39 39 के बाद प्लस 6 संख्या और होंगी और 6 संख्या इधर होंगी, ठीक है, तो ये उनका औसत हो गया 13 संख्याओं का क्रमागत का। अब दोस्तों 39 में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाता, 33। अब 33 होता तो 12 संख्याएं इधर होती और 12 संख्याएं इधर, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ये सब ना करने की जरूरत थी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 18 संख्याओं का औसत 190 है, 18 छात्रों का, 18 छात्रों का औसत कितना है, 190। अब क्या बोला है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 64 के स्थान पर 46 दर्ज किया गया। अब दोस्तों जब 64 के स्थान पर 46 दर्ज किया जा रहा है तो औसत कम हुआ होगा। अब अगर उन छात्रों का अंकों का सही औसत कितना है, अब दोस्तों उसे अगर सही करेंगे तो उनका औसत बढ़ेगा, तो 64 में से 40 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो 190 तो औसत पहले ही है, अब ये 18 बढ़ेगा, तो 18 कितने लोगों में बढ़ेगा, 18 छात्रों में, तो 18/18 यानी 1, 190 प्लस 1 यानी 191, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में अनिल और विकास की आय का अनुपात 8:5 है, अनिल और विकास 8:5। अब क्या बोल रहा है, यदि विकास की आय अनिल की आय से 3000 रुपए कम है, विकास की आय अनिल की आय से 3000 कम है, तो इधर इनका रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अब क्या पूछा है, अनिल और विकास की कुल आय और इनके रेशियो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 गुणा 1000 यानी 13,000, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता लगा कि केवल 10% काम हुआ है। दोस्तों जब पायल 8 दिनों में वो 10% काम कर रही है, तो 100% काम कितने दिनों में होगा, 80 डेज में, 80 दिनों में। अब दोस्तों आगे क्या बोला, यह पिंकी को काम पर रखती है, ये हो गई पायल, पिंकी, पिंकी को काम पर रखती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। 50% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/2, तो 2 से कितनी हो जाएगी, 3, यही तो हो जाएगा। तो पायल कितना हो गया, 2, और पिंकी हो गई 3, क्योंकि वो पिंकी पायल से 50% अधिक कुशल है, तो वो कितनी होगी उसकी एफिशिएंसी, 3। अब क्या पूछा है, शेष काम को साथ मिलकर पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब पहले टोटल काम निकालेंगे, जब वो पायल 80 दिनों में पूरा काम कर सकती है तो उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 80 गुणा 2 यानी कितना होगा, 160। अब 160 में से दोस्तों उसने 10% काम तो पहले ही कर लिया था, तो इसमें 10% काम को माइनस करेंगे तो 16 माइनस होगा, 160 का 10% कितना हो जाएगा, 16, तो बचा कितना, 144। अब 144 को मिलकर वो दोनों करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी 3 और 2 यानी 5, 144/5। जब 5 से ऐसे काटेंगे तो 5 से ऐसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से ऐसे काटेंगे तो पहले जाएगा 2 बार, फिर कितना बचा, 4, फिर जाएगा 8 बार, यानी 28 दशमलव कुछ करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में 120, 240 और 480 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त है। एलसीएम क्या है, अब इसमें एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 480। 480 अगर सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है तो वही एलसीएम होगा, अदरवाइज इसका डबल करेंगे, फिर सबको भाग करके देखेंगे, अगर उससे भी नहीं होगा तो उसका भी डबल करेंगे। अब 480 को देखें तो ये 120 से भागित हो रहा है, 240 से भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 480, ठीक है। अब दोस्तों 480 इसका एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 2, अब देखना इनका डिफरेंस कितना है, 2, इधर 2, 2, 2। तो दोस्तों ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इधर ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे और ऊपर भी 2 दिया हुआ है, तो 2 से 2 ऐसे कट जाता है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट ये संख्या बीच में कट जाती है, सब कट जाती है, तो इनका बीच में बाद में क्या बचता है, इधर लिखेंगे, ये यहाँ पे 1 है, ऊपर क्या बच रहा होगा, 1, यानी 1/1 माइनस का, और इधर क्या है, 47 लास्ट में, सबसे पहली संख्या 1 और सबसे लास्ट संख्या 47, 47 ले लो, 1/47 और माइनस का साइन लगाओ। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 47 का एलसीएम और 47 माइनस का 1 यानी
40/43। अब जब इसे वैसे सॉल्व करने बैठ गए तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसे डायरेक्ट सवाल सॉल्व करो और आगे बढ़ो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ये काम करते हैं, जैसे बाई ऑप्शन अपन लेंगे और सबसे बड़ी संख्या से भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी अगर उससे नहीं होगा तो उससे छोटी, फिर उससे नहीं होगा तो उससे छोटी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 29। जब 29 से इसे भाग करके देखेंगे 60 में, तो क्या शेषफल 2 बच रहा है? जी बिल्कुल बच रहा है। 29 का 2 में करेंगे तो 29 दूनी 58, तो कितना शेषफल बचेगा? 2। अब 29 का जब 90 में भाग करके देखेंगे तो क्या शेषफल 3 बच रहा है? 29 तीजा 87, यानी बिल्कुल 3 बच रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 29, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? 27/50, 27/50 और 9/20 और 6/25। इनका क्या पूछा? महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है। मैं फिर से साफ लिखूं तो 27/50 और 9/20 और 6/25, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। अब दोस्तों जब इनका एचसीएफ निकालेंगे, जब एचसीएफ पूछा गया है तो अगर एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वालों का क्या निकालते? एलसीएम, और नीचे वालों को क्या निकालते? एचसीएफ, ठीक है। जब एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ में अपन क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या इन सबको विभाजित कर रही है? तो सबसे छोटी संख्या इनको 6 विभाजित ना 9 को कर रही है ना 27 को, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। 3 6 को विभाजित कर रहा है, 9 को भी कर रहा है, 27 को भी कर रहा है। तो कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका? एचसीएफ आया 3। अब दोस्तों ऑप्शन में देखो ये दिख रहा है डायरेक्ट कि 3 बट्टे करके एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया। और अगर इनका एलसीएम भी निकालना तो एलसीएम में बड़ी संख्या देखते हैं, क्या 50 20 से और 25 से भागित हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस 50 का डबल कितना करेंगे? ये हो जाएगा 100। 100 20 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 100, यानी 3/100, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 250% है, यानी सीपी और एमपी। सीपी मान लेती है 100, तो क्रय अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 250। अब क्या बोल रहा है? यदि वह 50% की छूट दी जाती है, यदि उस वस्तु पर कितने की छूट दी जा रही है? जब वो बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस पे 50% की छूट दी जा रही है, मार्क प्राइस पे छूट दी जा रही है, तो वो बेच रहा है। जब मार्क प्राइस पे छूट दी जाएगी 250 पे 50% की छूट, यानी 1/2, 50% को लिखेंगे 125। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी? 125 रुपए में बेचा। तो क्या पूछा? उसका लाभ पूछा। जब दोस्तों कोई 100 रुपए की वस्तु 125 रुपए में बेची जा रही है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स और वाई की 13 में एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 5 दी हुई है, और जेड और डब्ल्यू की वैल्यू 2x और 5y। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की 3 और वाई की वैल्यू रखेंगे 5। तो ये कितना हो गया? 6 और 5 25, ठीक है। अब ये हो गया 25। अब क्या निकालना? एक्स जेड और वाई डब्ल्यू। वैल्यू रख दो 3 गुणा 6, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणा 25, यानी 18:125, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, तो धनराशि 3 वर्ष में 13,310 और 4 वर्ष में 14,641। तो मूलधन क्या है? अब दोस्तों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कितना है उसका? 13,310 धनराशि, और फोर्थ ईयर में कितनी है? 14,641। अब दोस्तों पहले इनकी क्या करेंगे अपन? रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए इनका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आया इनका दोनों का 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और 4 में से 3 गया 1, यानी 1331। कितने में? 13,310 गुणा 100। इससे क्या निकलेगा? रेट। अब 0 से ये 0 गया, इससे ये कट गया, यानी 10% आ गई रेट। अब दोस्तों ये 3 साल में जब धनराशि 13,310 हो रही है, तो अपन जब 10% का रेशियो लेंगे तो 10 से 11, फिर 10 से 11 और 10 से 11।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 1331। ठीक है, अब दोस्तों 1331 की वैल्यू कितनी दी हुई है 13310। ठीक है, यानी इंटू 10। तो फिर ये मूल जब अपन इसका मूलधन निकालेंगे तो 1000 गुणा 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है? अब दोस्तों मैंने पहले भी बताया, ये सवाल कई बार आ चुका है शिफ्टों में। ऐसे सवालों को अपन कैसे कैसे करेंगे? बाई ऑप्शन। ठीक है, अब बाई ऑप्शन अपन कैसे करेंगे? अपन चाल लेंगे, जैसे माना अपने 25 किलोमीटर आवर की चाल ली। जब 25 किलोमीटर आवर की चाल से अपन 150 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वो कितनी वृद्धि कर रहा है 5 किलोमीटर आवर की, यानी फिर 30 की, उसे 25 की है फिर कितना कर देंगे 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 60 मिनट, यानी 1 घंटा आना चाहिए। तो अपन करके देखते हैं। पहले लेते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को रख के देखते हैं। 150 बट्टे ए 25, यानी कितना टाइम लग रहा है उसे 6 घंटे। ठीक है, अब दोस्तों अगर वो बोला है 60 मिनट लेट। अब दोस्तों क्या वो करेंगे अपन, उसकी सामान्य चाल में 5 किलोमीटर आवर की वृद्धि कर दी जाए। जब 25 की जगह अपन ने अब क्या रख के देखेंगे 30, यानी 150 बट्टे 30। अब 30 का करेंगे तो ये 5 बार, अब यानी 5 घंटे। अब दोस्तों क्या इनका डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा है? ये बिल्कुल आ रहा है, यानी 60 मिनट का आ रहा है। आगे चेक करके क्यों देखना है? ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें जैसे मानो कि ये कैसे हो गया, तो मैं तुम्हें 20 से करके दिखाता हूँ। जब 150 को अपन 20 से करके देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 7.5। ठीक है, अब उसकी चाल बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर के हिसाब से, 5 किलो तो ये कितनी हो जाएगी 150 बट्टे 25। 25 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 6। क्या इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1 घंटा? नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1.5 घंटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये कैसे होगा ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी मान लेती है। वो जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपए। ठीक है, और तो फिर ऐसा ही कितना मिल रहा है, अमाउंट कितना मिल रहा है, टाइम और रेट। ठीक है, अब इसमें 24 वर्ष और टाइम कितना दिया हुआ है 24 ईयर्स। अब रेट अपने को, अब दोस्तों रेट निकालेंगे और क्या दिया है। अब दोस्तों जब मान कोई अपने पास 100 रुपए धनराशि है, वो स्वयं की 3 गुनी हो रही है, यानी राशि कितनी हो रही है स्वयं की 3 गुनी, यानी 300। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 300 में से 100 माइनस करेंगे यानी 200। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है रेट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना है अपने पास 200। अब 200 ये ऐसा ही लिखा हुआ है, ये कितना है 100 और आर निकाल लिए, और टाइम कितना दिया हुआ है 24 वर्ष और बट्टे 100। ये 100 से 100 कट गया, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 200 बट्टे 24। अब दोस्तों इसे जब 8 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 पे 40। अब 3 से इसे काटेंगे तो 3 का 8 बार करेंगे 24, फिर ये आ गया 24 बचा कितना 1, फिर करेंगे 3 का 3 बार करेंगे तो 9, यानी 8.3 करके आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में 1 किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 120% की वृद्धि की जाती है। तो मान लेते हैं उसकी पहले मूल्य कितना था 100 रुपए। जब 120% की वृद्धि की जा रही है तो वो कितना हो जाएगा 220। अब क्या बोला है, और वृद्धि 720 रुपए की है, तो प्रति किलोग्राम टमाटर का नया मूल्य कितना होगा, यानी 220 का नया 220 के हिसाब से पूछा है। वृद्धि कितने की हो रही है 720 की, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 120, यानी 720 बट्टे 120 गुणा 220। ठीक है, जीरो से ये जीरो गया, 12 छः 72, 6 से इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12 1, यानी 1320। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 40 रुपए का लाभ कमाता है। उसने कितने में बेची 236 रुपए में बेची और 40 का लाभ कमा रहा है। तो दोस्तों
जब 46 का लाभ कमा रहा है और लाभ प्रतिशत ही पूछा है तो 236 माइनस का 46, 6 में से 6 गया 0 और जब 23 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 190। 190 रुपए की कोई वस्तु थी, उसने 40 रुपए का लाभ लेकर वो कितने में बेची 236 रुपए में। ये हो गया उसका सीपी और ये हो गया उसका क्या एफपी। ठीक है, तो कितने का लाभ लिया 40 और 40 को ही वो परसेंट में बदलने की वो बात कर रहा है, तो 40 बट्टे 190 गुणा तो 0 से ये 0 कट गया। जब 19 से ये कितना हो गया 460 बट्टे 19। जब 19 से ऐसे काटेंगे तो 19 का कितने बार जाएगा 19 दूनी 38 यानी 2 बार। अब कितना बचा दोस्तों 8 बचेगा यहाँ पे। तो 19 का और भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 तीस 57, 19 चौक 76 यानी 24 कुछ करके आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपए है। यदि लाभ 35% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, मान लेते हैं अपने पास कोई 100 रुपए की सीपी कितना है 100 रुपए और सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में वो एक 35% का लाभ है तो 135 में। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना आया 35 और 35 की वैल्यू कितनी दी हुई है 560। 560 बट्टे 35 तो क्या पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है यानी 135 की मान। अब 5 से ऐसे काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा और 5 से ऐसे काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा 5 5 दूनी 10 और ये 27 बार जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 7 से ऐसे काटेंगे तो ये कितना होगा 80 7 8 56। अब 8 से ऐसे काटेंगे 8 7 56 की 6 यानी मैं तुम्हें डायरेक्ट लिख के बताता हूँ 27 गुणा 80। ठीक है, अब ऐसे काटेंगे तो 8 7 56 6 5 8 और 2 16 और 5 21 और ये 0 पीछे आ गया यानी 2160 ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। अब अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप फॉर्मूले में इसे रखेंगे तो 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। अब दोस्तों 3 7 21 21 से जब इसे काटेंगे तो ये कितना होगा 0.1। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे सॉरी 10। ठीक है, अब दोस्तों 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 44। अब 21 का 21 में करेंगे तो ये कितना होगा 441। ये स्क्वायर होता है, पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 और 4 16 1 4 और 4 16 1 17 यानी अब यहाँ पे भी 1764 आएगा, वैल्यू तो सेम है। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 0 7 7 14 1 7 2 9 19,404। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा दोस्तों, ये दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब दोस्तों अपने पास ये और शेष है 10 का भाग और देना है। जब इसमें 10 का भाग देंगे तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, जब इसमें अगर अपन 10 का भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा अपना यहाँ पे आगे 19.4 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह सेट 19 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सेट में सेट 20 में।